हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मोदी कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे शामिल, इसकी क्लियर पिक्चर तो 8 जुलाई को ही सामने आएगी। लेकिन इस बीच जेडीयू की डिमांड्स पर पेच फंस गया है। जेडीयू ने जितने मंत्री पद मांगे हैं बीजेपी देना नहीं चाहती और बीजेपी ने जेडीयू को एक कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर किया है। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में जेडीयू चर्चा करने के लिए आए हैं, शपथ लेने के लिए नहीं आए हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने सांसदों की संख्या के हिसाब से मंत्री बनाने की मांग रखी है। और यह भी बता दें कि जेडीयू का कहना है कि बिहार से बीजेपी के 17 सांसद हैं, जिस हिसाब से 5 मंत्री, जेडीयू के 16 सांसद हैं, इस हिसाब से 4 मंत्री बनने चाहिए। आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस डिमांड को लेकर अब पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ऑफर किया गया है और कहां बात अब अटक रही है? जी देखिए, जेडीयू का ये कहना है कि जेडीयू का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ वो बिहार में है और बिहार से बीजेपी ने जितने मंत्री बनाए हैं उसी के कंपैरिजन में जेडीयू के भी मंत्री बनने चाहिए। जेडीयू ने कहा है कि अगर 17 सांसद हैं बीजेपी के बिहार से और उसमें से 5 सांसद को मंत्री बनाए हैं बीजेपी ने, तो 16 सांसद जेडीयू के, तो कम से कम 4 मंत्री जेडीयू के होने चाहिए। इसी को लेकर बातचीत चल रही है और बाकायदा जेडीयू की तरफ से 2 नाम बताए भी गए हैं कि अगर हमारी तरफ से मंत्री बनते हैं तो उसमें लल्लन सिंह हो सकते हैं, दूसरे संतोष कुशवाहा बन सकते हैं। लल्लन सिंह जो है वो अपर कास्ट के हैं और जो संतोष कुशवाहा है वो अति पिछड़ी जाति के हैं। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर जो कैबिनेट में उनको शेयर मिलता है, अगर वो सम्मानजनक मिला तब तो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। अदरवाइज जैसा पहले 2019 में भी उनका कहना है कि तब उनकी बात नहीं मानी गई थी, तब वो बाहर बैठ सकते हैं। ये जेडीयू के नेताओं का कहना है कि उनको सम्मानजनक कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है तो जेडीयू बाहर भी बैठ सकती है। इसी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और अगर जेडीयू को मना लिया जाता है तो जेडीयू के मंत्री बनते हैं तो इसका सीधा असर होगा कि बीजेपी के जो 5 मंत्री हैं बिहार से, उनमें से 1 या 2 का पत्ता कट सकता है। अभी आपको बता दें कि 5 मंत्री हैं बिहार से बीजेपी के, उसमें नित्यानंद राय उनको छोड़ दें जो कि यादव है, तो उसके अलावा बाकी जो 4 मंत्री हैं वो अपर कास्ट के हैं। गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, अश्विनी चौबे हो या आरके सिंह हो, तो जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने का सीधा असर इन 4-5 मंत्रियों पर पड़ेगा। इनमें से 1 या 2 कैबिनेट मंत्री की छुट्टी हो सकती है। हालांकि फिलहाल इस पर निर्भर करता है कि जेडीयू और बीजेपी की बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल, तो आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अति पिछड़ा और महादलित को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और बड़ी बात यह है कि अब बातचीत के बाद ही मंत्री पद में शामिल होने को लेकर भी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच ये आरसीपी सिंह की दिल्ली में मौजूदगी और ये साफ कर देना कि वो यहाँ चर्चा के लिए आए हैं और शपथ लेने के लिए नहीं है, इस बारे में उनसे कोई बातचीत? जी देखिए, आरसीपी सिंह लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा वो एक साथ 2 पद कैसे संभालेंगे। दूसरी बात, वो जिस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी का कहना है कि उसको लेकर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है बिहार के कैबिनेट में भी और पार्टी के अंदर भी। तो ऐसे में अगर जेडीयू चाहती है कि अति पिछड़ा को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, महादलित को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो कि जेडीयू के और नीतीश कुमार के खास वोट बैंक है। और एक तरफ ये भी दिया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि बीजेपी ने जो भी मंत्री बनाया है उसमें से 1 को छोड़ के बाकी सब फॉरवर्ड है। यानी कि ऐसे बिहार को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको महादलित को और अति पिछड़ा को भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा केंद्रीय कैबिनेट में। और इसी मांग को लेकर जेडीयू जो है अपनी मांग को पुख्ता करने के लिए इस बात को लेकर बीजेपी पे बातचीत में दबाव डाल रही है। और अभी तक बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई रुख साफ हुआ? जी देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है, बातचीत चल रहा है, लेकिन फाइनल उनकी तरफ से कुछ नहीं बताया गया क्योंकि बातचीत अभी चल ही रही है। आज सुबह ही आरसीपी सिंह दिल्ली लौटे हैं और वो यहाँ आने के पहले उन्होंने बाकायदा कल नीतीश कुमार से मुलाकात की, पूरी बातचीत की, पूरी चर्चा हुई। नीतीश कुमार का जो मैसेज है और जो डिमांड है उसको लेकर आरसीपी सिंह दिल्ली आए और उस डिमांड पे बीजेपी आलाकमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से अभी जो फॉर्मूला दिया गया था उसको लेकर तो यहाँ जेडीयू अपना रुख साफ कर चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ हल निकालने को लेकर बदलाव संभव है? जी देखिए, जाहिर तौर पे मोदी सरकार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो ये कतई नहीं चाहेंगे कि रिशफल में ये एक ऐसा मैसेज है कि आपकी एक बड़ी जो सहयोगी है वो नाराज है। और आपको याद होगा कि एनडीए में अगर सहयोगियों के नाम पे जो बड़े दल थे, जो पुराने सहयोगी थे, उनमें शिवसेना आज की तारीख में एनडीए के साथ नहीं है, उसके अलावा अकाली दल साथ में नहीं। तो ऐसे में जेडीयू जो एक प्रमुख सहयोगी दल है एनडीए का, उसको भी आप नहीं मना पाते, उसको कैबिनेट में आप शामिल नहीं करा पाते, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान होगा और इसका
मैसेज भी गलत जाएगा। तो यही कोशिश है बीजेपी की, जेडीयू को मनाया जाए, एक बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, तो 16 सांसदों के हिसाब से जेडीयू 4 मंत्री पद की मांग कर रहा है और जैसा कि आनंद प्रकाश पांडे भी बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह की दिल्ली में मौजूदगी इस पूरे मामले पर अभी चर्चा को लेकर ही है कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत आगे बातचीत की जाती है। हालांकि एक और अगली बड़ी खबर पर भी मैं आपसे आनंद यहां पर अपडेट चाहूंगी। चिराग पासवान ने भी स्टेटमेंट दिया है और यहां पर अपनी डिमांड रखी है। जी, चिराग तो पहले भी कह चुके हैं कि अगर पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाता है तो वो इसके खिलाफ शिकायत करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पे जो पशुपति कुमार पारस को अगर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, वो एलजेपी के एमपी के नाते नहीं, वो जेडीयू के कोटे से उनको दी जाएगी, क्योंकि ये सारी जो कवायद हुई है इसके पीछे बड़ा हाथ जो है जेडीयू का है और नीतीश कुमार का है। क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक वो घाव नहीं भूले कि जिस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने और चिराग पासवान ने उनको डैमेज किया, न सिर्फ सीटों में बल्कि अपनी बयानबाजी से। वो यहां तक कहते रहते कि वो जो है नीतीश कुमार को जेल तक भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से अपना स्कोर सेटल करने के लिए पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाने पर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। और पशुपति पारस के बारे में आपको बता दें कि उनको कल फोन गया भी था एक सीनियर कैबिनेट मंत्री का। उनको कहा गया था कि आप दिल्ली आ जाइए और आपकी दिल्ली में मौजूदगी जरूरी है। जिसके बाद पशुपति कुमार पारस ने कल पटना से दिल्ली की जो आखिरी फ्लाइट है रात की, वो लेकर वो दिल्ली पहुंचे हैं। और ऐसे में चिराग पासवान का नाराज होना जाहिर तौर पे ये लाजमी है। वो लगातार बयान दे रहे हैं, पहले भी वो बयान दे रहे थे। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि पशुपति कुमार पारस को उनके कोटे से मंत्री बनाया जाए, तो जाहिर तौर पे बीजेपी के सामने कोई ज्यादा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो नीतीश कुमार की बात को माने। दो बड़ी खबरों पर आपने अपडेट आनंद यहां पर दिया है, लेकिन इस बीच सुना देते हैं वो पूरी बातचीत, क्योंकि एलजेपी के बागी गुट के नेता पशुपति पारस भी मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं और इस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। चिराग ने कहा कि एलजेपी के कोटे से किसी को शपथ ना दिलाई जाए और अगर एलजेपी के नाम पर किसी को मंत्री बनाया गया तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन धर्म की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा जरूर करते हैं। परसों यानी 8 जुलाई को सुबह नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और उससे पहले संभावित मंत्रियों का दिल्ली आना भी शुरू हो चुका है। सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली पहुंच गए हैं। नारायण राणे थोड़ी देर में ही गोवा से दिल्ली पहुंचने वाले हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से रवाना हो चुके हैं। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय, दिल्ली में ये हलचल तेज हो चुकी है, कौन कौन फिलहाल अब दिल्ली पहुंच चुका है, इस बारे में क्या डिटेल आपके पास? विजय लक्ष्मी, आपके पास क्या अपडेट इस बारे में? देखिए, तमाम लोग जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं जिनको कैबिनेट में आज शपथ लेनी है। ऐसे तमाम लोग हैं, कई चेहरे हैं जिनके नामों के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं सुरभि, और तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली आने लग गए हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या और लोग हों। सभी लोगों को पहले ही इंटीमेशन दे दिया जाता है कि आपको इंडक्शन आपका हो रहा है यूनियन कैबिनेट में, तो आप आइए, और शपथ ग्रहण की पूरी डिटेल्स दे दी जाती है। तो तमाम लोग जो है वो दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जो है वो शपथ ग्रहण के लिए तमाम लोगों का शुरू हो गया है, जिनको यूनियन कैबिनेट में इंक्लूड किया जाएगा उन तमाम लोगों का। और बड़ी बात यह है आनंद, अभी हम देख रहे हैं कि तरजीह यहां पर खास तौर पर दी जा रही है यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को।
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यूपी को तरजीह वैसे भी देना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे अगले साल चुनाव है और बीजेपी जाहिर तौर पे चाहेगी कि कैबिनेट रिशफल में यूपी से ज़्यादा उन चेहरों को और उन जातियों को और उन क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उसका सीधा असर चुनाव पर पड़े। और यही वजह है कि जो नया चेहरा आपको सामने आएगा कैबिनेट फेरबदल के बाद, उसमें यूपी से आपको कुछ कदावर चेहरे नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं यूपी से जो आते हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि दूसरी पीढ़ी के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए ताकि आने वाले दिनों में वो पार्टी का चेहरा बन सके और पार्टी को और आगे ले जा सके। इसके अलावा बिहार की जैसे आपने बात की, तो बिहार में चूंकि बीजेपी के पहले से 5 मंत्री हैं, तो उसमें से 1-2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है अगर आपको जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में समायोजित करना है तो। और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो नारायण राणे आ ही रहे हैं दिल्ली, उनका भी लगभग मंत्री बनना तय है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया आई हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस संभाग से आते हैं, चंबल संभाग से, उसी संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री होते हैं। ऐसे में एक ही संभाग से 2 कद्दावर नेताओं को मंत्री अगर बनाया जाता है तो बीजेपी को यह भी देखना है कि बाकी जो जम्मू मध्य प्रदेश का जो बाकी एरिया है उसमें भी क्षेत्रीय संतुलन कैसे साधा जाए। लिहाजा दूसरे मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्से से भी कैबिनेट में और प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो तमाम सारे फैक्टर्स सूत्रों से जिस तरह की डिटेल अभी तक आपने हमारे साथ शेयर की है उससे ये साफ हो चुका है कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन में कोई छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। 20 चेहरों को शामिल करने की बात हो रही है और बड़ी बात जो आपने कही, बिहार और यूपी में सहयोगियों को मौका दिया जा रहा है। अब यूपी चुनाव को लेकर यह खबर कितनी मायने रखती है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट में तरजीह देने की बात पर राजी हो चुकी हैं? जी देखिए, अमित शाह ने कुछ दिन पहले बैठक की थी अनुप्रिया पटेल के साथ भी और निषाद पार्टी के संजय निषाद और प्रवीण निषाद से भी। उनको वादा किया था अमित शाह ने उस बैठक में कि हम आपका और आपके जो उम्मीदें हैं उसका ध्यान रखेंगे। तो जाहिर तौर पे अगर ये अमित शाह ये वादा करते हैं उनको बैठक में बुलाकर, तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और इसके अलावा जो निषाद पार्टी है उसको भी वादा किया गया है कि हम आपके भी आत्मसम्मान का ध्यान रखेंगे। तो अभी ये निषाद पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाती है नहीं दी जाती ये अभी तय नहीं है, क्योंकि उनके भी एक ही सांसद है प्रवीण निषाद। लेकिन इसमें यह देखना है कि बीजेपी इन जो सहयोगी है इनको अपने साथ रखने के लिए और क्या क्या कवायद करती है, क्योंकि यूपी चुनाव के पहले अमित शाह लग गए हैं। जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं उसके अलावा जो छोटे छोटे दल है जिनको बीजेपी के साथ लाया जा सके, सारी कवायद अमित शाह देख रहे हैं। तो उनकी कोशिश यह है कि सहयोगियों को साथ में रखा जाए, उनको किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका न दिया जाए। चलिए, आप नजर बनाए रखें और अपडेट आपसे हम लेते हैं। लेकिन मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार की इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं कुछ और बड़े सियासी अपडेट के साथ। फौरन लौटते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।